हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है द लास्ट लेसन का लेक्चर नंबर 1। हम आज की क्लास में द लास्ट लेसन के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 जो हमारा होगा वो होगा अबाउट द चैप्टर, अबाउट द ऑथर एंड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ये तीनों चीजें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। अब तीनों चीजें जो होंगी इसमें मैं आपको क्या चीज बताऊंगी। तो देखो, अबाउट द चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो अबाउट द चैप्टर के अंदर मैं आपको चैप्टर का बैकग्राउंड बताऊंगी, स्टोरी का बैकग्राउंड बताऊंगी कि आखिरकार स्टोरी किस समय की है और क्यों लिखी गई। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑथर के बारे में। ऑथर के बारे में हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि एग्जाम में अबाउट द ऑथर से काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए हम अबाउट द ऑथर भी पढ़ेंगे। और उसके बाद आ जाता है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के अंदर पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हम हिंदी में जानेंगे ताकि हमें सारी स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर आपको हिंदी में कुछ लिखा दिखाई दे रहा है। ये बच्चों इस चैप्टर का बैकग्राउंड है। मैं बताऊंगी आपको कि ये जो कहानी लिखी गई है अल्फोंसे डौडे के द्वारा, ये कब की बात है। ये बात तब की है जब फ्रांस और प्रूशिया के बीच में वॉर हो रहा था। फ्रांस आप जानते हैं बहुत बड़ा नेशन है, और प्रूशिया जो आज के समय में जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट इनसे मिलकर बना है। अब 1870 में इन दोनों के बीच में हो गई घमासान लड़ाई। ठीक है, वॉर हो गया जिसमें बेचारा जो फ्रांस है वो हार गया। मतलब जो फ्रांस नेशन है, जो राष्ट्र है, उसकी पराजय हो गई, वो हार गया और प्रूशिया जीत गया। प्रूशिया का साथ जर्मनी ने भी दिया। ठीक है, इसी कारण से उन लोगों ने फ्रांस को हरा दिया। अब हुआ क्या? प्रूशिया का नेतृत्व, मतलब उनका मिलिट्री लीडर कौन था? बिस्मार्क। नाम जरूर याद रखना। ठीक है, पर्शियाई सेनाओं ने बिस्मार्क के अधीन वर्ष 1870 में फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। सभी जर्मनी वासियों ने पर्शियाई का साथ दिया और फ्रांस की पराजय हो गई। उस समय फ्रांस की क्या हो गई? हार हो गई। एल्सेस लॉरेन नामक मास के 2 भाग पर्शियाई के अधिकार में आ गए। अब फ्रांस जो वॉर हार चुका था, उन्हें अपने बॉर्डर में से एल्सेस और लॉरेन, ये जो रीजन थे, ये जो डिस्ट्रिक्ट थे, वो बेचारों को पर्शिया को देने पड़े। ठीक है, उनके हाथों में चले गए। अब ये जो 2 भाग पहले फ्रांस का हिस्सा थे, अब पर्शिया के हाथों में चले गए। तो इन दोनों हिस्सों में किस प्रकार के बदलाव आए, 2 चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज क्या होगी कि ये जो फ्रांस और प्रूशिया का वार हुआ था, इसके कारण क्या क्या बदलाव समाज में आए, और दूसरी चीज इस वॉर का क्या प्रभाव पड़ा वहां के स्कूल्स के ऊपर। ठीक है, इन 2 चीजों के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए पर्शियाई शासकों ने इन दोनों भागों के स्कूलों में फ्रांसीसी भाषा का पढ़ाया जाना निषिद्ध कर दिया। अब पर्शिया तो जीत गया, फ्रांस के ये 2 हिस्से पर्शिया के हाथों में आ गए। तो इन लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि इस हिस्से में जो अब हमारा हो गया है, यहां पर फ्रांस जो है अब उसका कोई हक नहीं रहा, और अब यहां पर क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था उस समय में। ठीक है, इन स्कूलों के फ्रांसीसी भाषा पढ़ने वाले अध्यापकों को चले जाने के लिए कह दिया गया। अब इन स्कूलों के अंदर जो टीचर्स थे, जो फ्रांस भाषा पढ़ा रहे थे, उनका अब क्या काम? जब वहां पढ़ाई ही नहीं जाएगी तो उस चीज का क्या काम? मैंने बोला 2 इंपॉर्टेंट थीम्स हैं यहां पर। एक थीम कि हमारी भाषा की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, महत्व होता है, और दूसरा वॉर के कारण कितना ज्यादा बदलाव समाज में और लोगों को उठाना पड़ता है। ठीक है, ये 2 चीजें हम इस चैप्टर के थ्रू देखेंगे। आई होप आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा चैप्टर का। अब हम बताएंगे आपको कैरेक्टर्स के बारे में। यहां पर कुछ कैरेक्टर्स आप लिखे हुए देख सकते हैं। ये वो किरदार हैं जिन किरदारों से आप इस चैप्टर के अंदर मिलोगे। कौन कौन से किरदार हैं जल्दी से देखते हैं। एम हैमिल,
एम्हामिल कौन है? ये जो टीचर फ्रांस पढ़ाता है, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं जो टीचर, उनका नाम है फ्रांस द नैरेटर। ये फ्रांस जो है यही हमें कहानी सुना रहा है और ये नैरेटर है। दूसरी चीज, ये एक बच्चा है जो कि मतलब ये दो मेन किरदार है, ठीक है। एम्हामिल और फ्रांस है ना, ये दो मेन किरदार है। ये बच्चा है जिसे अभी से मैं आपको बता दूंगी तो फिर कहानी का जो वो मजा है ना वो गायब हो जाएगा, ठीक है। बाद में ही बताऊंगी जब कहानी शुरू हो जाएगी। तीसरा है ओल्ड हॉजर, देन प्रूशियन सोल्जर्स एंड देन वॉचर। इन सभी किरदारों से हम मिलेंगे हमारे चैप्टर के अंदर। चलिए एक बात का ध्यान रखना, जो कहानी सुना रहा है वो कौन है? वो लड़का है हमारा फ्रांस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑथर के बारे में, अबाउट दी ऑथर। ये चैप्टर लिखा है बच्चों अल्फोंसे डॉडे ने। किन्होंने ये चैप्टर लिखा है? अल्फोंसे डॉडे ने। इनका जन्म हुआ था 1840 में और मृत्यु हुई थी 1897 में, ठीक है। Was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of Franco-Prussian War 1870 to 71, in which France was defeated by Prussian led by Bismarck. ये वो ही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई। ध्यान से सुनो, सब समझ में आएगा, मैं समझाती हूं। देखो, अल्फोंसे डॉडे जिनका जन्म 1840 में हुआ और मृत्यु 1897 में हुई, वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट। नॉवेलिस्ट कौन होता है? उपन्यासकार या फिर कहानी बनाने वाला, आप आसान भाषा में कह सकते हो। तो ये अब फ्रांस के थे तो इन्हें फ्रेंच नॉवेलिस्ट बोला गया। जैसे भारत में हम रहते हैं, है ना, तो हमें इंडियन बोला जाता है, वैसे वो फ्रांस के थे तो उन्हें फ्रेंच बोला जा रहा था। तो वो एक फ्रेंच उपन्यासकार थे, कहानी लिखा करते थे अलग अलग। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी छोटी कहानियां भी लिखा करते थे। और उन्हीं छोटी कहानियों में से एक है द लास्ट लेसन, जो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रूशियन वॉर। अब ये जो लास्ट लेसन चैप्टर है इज सेट, ये किस समय में लिखा हुआ है? इस सेट का मतलब है इसकी सेटिंग कब की है, कब के समय के बारे में बात बताई गई है, जब फ्रैंको प्रूशियन वॉर हो रहा था। फ्रैंको का मतलब यहां पर क्या है? फ्रांस। फ्रैंको का मतलब बच्चों यहां पे क्या है? फ्रांस। और प्रूशियन का मतलब प्रूशिया, ठीक है। इन दोनों के बीच में जब लड़ाई हुई, जब झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा मतलब कि युद्ध हुआ, जो की बात है 1870 से 71 की, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड। अब ये जो युद्ध हुआ दोनों के बीच में, इसमें हार किसकी हुई? फ्रांस की हुई। बाय प्रूशिया लेड बाय बिस्मार्क। किसके द्वारा हराए गए? प्रूशिया के द्वारा हराए गए। और इनकी जो मिलिट्री थी उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? बिस्मार्क। ये नाम है उनके मिलिट्री लीडर का, लिख लीजिए यहां पर, मिलिट्री लीडर का नाम है। ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। कह रहे हैं कि जो प्रूशिया है वो अब 3 चीजों से मिलके बना है, 3 नेशंस से, 3 राष्ट्र से मिलके बना है, जो कि है जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ भाग, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स का नाम याद रखना। एक तरीके से जो फ्रांस था उसके ये बॉर्डर पे पड़ती थी, ठीक है। और ये दोनों रीजन ही किसके हाथों में दे दिए गए? प्रूशिया के हाथों में दे दिए गए। Read the story to find out what effect this had on life at school. अब कहानी को पढ़िए और जानिए कि इस चीज का क्या प्रभाव पड़ा स्कूल वाली जिंदगी पर, ठीक है।
मैंने आपको बताया 2 चीजों का ध्यान रखना है, 2 थीम है यहां पर। ये कहानी हमें किस किस चीज के बारे में बताएगी? एक हमें बताएगी इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज की हमारी भाषा जो होती है उसका क्या महत्व होता है सबसे ज्यादा, इसके बारे में। दूसरा, चेंजेस इन द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, आम जो लोग हैं उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आता है ड्यू टू वॉर, युद्ध के कारण। ठीक है, इन दोनों चीजों के बारे में इस चैप्टर में बात की जाएगी। बढ़ते हैं आगे। अब हमारा चैप्टर शुरू हो जाता है और चैप्टर किस तरीके से, देखो पैराग्राफ 1, पैरा 1 मैंने यहां लिखा है, आप अपनी बुक में देखेंगे आपको ये सारा मिलेगा। जो भी मुश्किल वर्ड्स थे उनके मीनिंग्स मैंने यहां साइड में ही लिखे हुए हैं, तो डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, सब चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। चलिए देखते हैं। Yes, I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamill had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. अब यहां पर I कौन है? I हमारा फ्रांस है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। एक कैरेक्टर हमने पढ़ा जो कि नैरेटर था, राइट। कहानी कौन सुना रहा है हमें? फ्रांस सुना रहा है। लेकिन कहानी में हमें अभी तक बताया नहीं गया है कि I कौन है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो कि भाई I कौन है यहां पे। I started for school very late, कह रहा है उस दिन मैं सुबह बहुत ज्यादा लेट उठा। ठीक है, मैं बहुत लेट हो गया सुबह उठने में। That morning, उस सुबह, and was in great dread, और मैं था बहुत ज्यादा डरा हुआ। किस कारण? Of a scolding, कि मुझे डांट पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? स्पेशली, खास तौर पर, because M. Hamill had said that he would question us on participles, क्योंकि M. Hamill ने कहा था कि वो हमें सवाल पूछेंगे रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स पर। ग्रामर का एक टॉपिक होता है पार्टिसिपल्स, जैसे हम टेंसेस पढ़ते हैं, फ्रेजेस पढ़ते हैं, क्लॉज पढ़ते हैं, वैसे ही पार्टिसिपल्स होते हैं। अब वो बोले कि मैं तुमसे रूल्स पूछने वाला हूं पार्टिसिपल्स के। बहुत सी बार ऐसा होता है, हम अगले दिन होमवर्क नहीं किया होता स्कूल का, है ना, या पढ़ाई नहीं की होती, आपको पता है कि आज टेस्ट है या कॉपीज चेक होने वाली हैं, इस तरीके की जितनी भी चीजें होती है, और अगर हम उन चीजों के लिए तैयार नहीं होते तो डर तो देखो लगता है। सबसे पहला ख्याल दिमाग में क्या आता है? बंक कर लेते हैं, छुट्टी मार लेते हैं, बाहर चलते हैं कहीं घूमने, राइट। तो यहां पर हमारा जो नैरेटर है वो भी ऐसे ही डरा हुआ है, उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि सर ने बोला था रूल्स याद करके आ रहे हैं और मैंने तो किए नहीं, बिल्कुल नहीं किए मैंने, अब मैं क्या करूं। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे नहीं पता था एक शब्द भी उसके बारे में। बोलते ना हम, टेंसेस का टी भी नहीं पता मुझे, उस तरीके से वो कह रहे पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं पता था मुझे, पहला वर्ड भी नहीं पता था कि होता क्या है। ठीक है, फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। कह रहा है फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि मैं यार दूर भाग जाता हूं। ठीक है, नहीं जाता आज स्कूल, आज मैं दूर चला जाता हूं। एंड स्पेंडिंग, और गुजारता हूं, स्पेंडिंग गुजारता हूं, द डे आउट ऑफ डोर्स। द डे आउट ऑफ डोर्स मतलब घर के बाहर, ना स्कूल जाऊंगा ना घर पे रहूंगा, मैं खुले में आज कहीं जाता हूं और अपना दिन बिताता हूं।
बंक करने का ख्याल आया है? इन शॉर्ट बताएं तो आपको हमारे नैरेटर के दिमाग में, जिसका नाम फ्रांस है, मैं आपको बता देती हूं, ठीक है। अब ऐसा बंक का ख्याल तो आता ही है। इस तरीके से शैतानी सी शक्ल हो गई कि आज ना चलते हैं, आज कहीं बाहर चलते हैं, कुछ आता नहीं है, स्कूल में टीचर ने बहुत सारी चीजें हमसे पूछनी है, हमें नहीं पता किसी भी चीज के बारे में, निकल लो, भाग चलते हैं, चलो। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। अब देख रहे हो अलग अलग तरीके के लालच आ रहे हैं उसको, कह रहे हाय हाय हाय, इट वॉज सो वार्म, बहुत ज्यादा बढ़िया गर्म दिन, मतलब अच्छा खासा सूरज निकला हुआ है। सो ब्राइट, बिल्कुल उजाला ही उजाला है चारों तरफ, बहुत ब्राइट डे है एकदम। द बर्ड्स वर चिरपिंग, चिरपिंग चहचहाना, बर्ड्स पक्षी, बोले जो पक्षी थे चहचहा रहे हैं, बढ़िया, मतलब अलग ही माहौल है। एट द एज ऑफ द वुड्स, एज ऑफ द वुड्स, पेड़ों पर, पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं, जो डालियां होती हैं, उनके ऊपर बैठे हैं वो, और बोले वो चहचहा रहे हैं। अब पता है क्या होता है, जब स्कूल नहीं जाना होता ना, तो हर एक चीज दूसरी अट्रैक्ट करती है ना। अब तो उसे दिन भी बड़ा वार्म लग रहा था, बड़ा गर्म अच्छा खासा दिन है, चिड़ियों का चहचहाना भी बड़ा अच्छा लग रहा था उसे, चाहे वो रोजाना चहचहाती हो, लेकिन उस दिन उसे बड़ी अच्छी लग रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, और वो कह रहे हैं ओपन फील्ड, खुले मैदान में, बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल क्या होता है? चीर घर, जहां पे लकड़ियां वगैरह काटी जाती हैं, वो वाली चीज। तो कह रहा है उसकी जो मील थी वहां पर, उसके पीछे जो प्रूशियन सोल्जर्स थे, जो पर्शियाई सैनिक थे, वो क्या कर रहे थे? ड्रिल कर रहे थे। आपने देखा है जो आर्मी वाले लोग होते हैं वो परेड करते हैं, एक दो एक ऐसे करके, है ना, बिल्कुल सबके हाथ पैर एक साथ चलते हैं, वैसे ही बोले वो वहां पे परेड कर रहे हैं। अब एक बात सुनना, मैंने आपको एक बैकग्राउंड बताया कहानी का शुरुआत में, है ना, तो उसमें मैंने क्या बताया? फ्रांस और प्रूशिया के बीच में वॉर हुआ था, जिसमें फ्रांस हार गया था। तो इसी कारण से जो पर्शियाई सैनिक है वो यहां पर ड्रिल कर रहे हैं। ड्रिल करना मतलब कि अपना अभ्यास कर रहे हैं। यहां पर ड्रिल करना मतलब क्या है? वो अपना अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन दैट than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. अब यहां पर क्या हुआ? कह रहा है ये सभी चीजें, it was all so tempting, कह रहा है ये सभी चीजें बहुत आकर्षक थी, बहुत ज्यादा मुझे आकर्षित कर रही थी। Then the rule for participles, कह रहा है कि एक तरफ पार्टिसिपल्स के रूल्स, दूसरी तरफ खुला मैदान, चिड़ियों का चहचहाना, पर्शियाई सोल्जर्स का अभ्यास करना। क्या चुनूं मैं? ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज आती नहीं वो तो नहीं चुनेगा ना वो। अब उसका मन क्या करेगा? मैं जाता हूं, बंक कर लेता हूं, यही चीज अच्छी लग रही है, यहीं जाता हूं, ऐसा दिमाग चल रहा था उसका। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत थी टू रेजिस्ट, कि मैं अपने आप को नियंत्रित करूं, कंट्रोल करूं, कि नहीं देख, नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, इधर मत जा, ये चिड़ियों का चहचहाना ये मत देख, तो स्कूल जाना है, ठीक है। ये वाली चीज दिमाग में चल रही थी। मैंने क्या किया? मेरे अंदर इतनी शक्ति थी, स्ट्रेंथ थी, इतनी ताकत थी कि मैंने नियंत्रित किया खुद को। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी जल्दी स्कूल के लिए भागा, ठीक है। हरिड मतलब मैंने जल्दी करी स्कूल के लिए जाने के लिए। यहां तक आपको समझ में आया? बढ़ते हैं आगे। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब when I passed the town hall, टाउन हॉल क्या होता है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। देखो, किसी कस्बे या स्थानीय प्रशासन का केंद्र, बड़ा भवन, इसमें प्रायः कुछ बड़े कमरे या सभा भवन भी होते हैं जहां सार्वजनिक बैठक या मनोरंजन कार्य आदि हो सकते हैं। मतलब कि एक इस तरीके का एरिया होता है, एक बहुत बड़ा सा भवन होता है जिसमें सरकारी काम होते हैं सारे, समझ लो, ठीक है।
तो उसके बाहर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। बुलेटिन बोर्ड मतलब एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था। तो वो कह रहे हैं कि व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैंने वो टाउन हॉल, वो भवन क्रॉस कर रहा था, देयर वॉज अ क्राउड, वहां पर थी भीड़। क्राउड का मतलब क्या होता है बच्चों? क्राउड का मतलब होता है भीड़। कह रहे वहां पर थी भीड़, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अ बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। कह रहा वो बुलेटिन बोर्ड था भाई बहुत ही मनहूस। कैसे था मनहूस? फ्रॉम द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज, हमारी जितनी भी बुरी खबरें थी, हैड कम फ्रॉम देयर, वो वहीं से आई थी। उस बुलेटिन बोर्ड पे कभी कोई अच्छी खबर लगी ही नहीं। अगर वहां कोई खबर लगी है, वहां पर अगर भीड़ है, तो समझ लो कुछ ना कुछ वापस से बुरा हो गया है। ठीक है। द लॉस्ट बैटल्स, किस तरीके की खबरें? द लॉस्ट बैटल्स, जो युद्ध हम हार चुके थे, उस तरीके की खबरें। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। यहां पर ड्राफ्ट का मतलब होता है कोई भी नक्शा। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हम युद्ध हार चुके हैं, अब हमारा नक्शा क्या रह गया है, कौन सा रीजन अब हमारे साथ है या नहीं है। द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांडिंग ऑफिसर होते थे, अधिकारी जो होते थे, उन्होंने क्या ऑर्डर दिए हैं, क्या आदेश दिए हैं। ऑर्डर क्या होते हैं? आदेश। उनके द्वारा क्या आदेश दिए गए हैं? एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा खुद से, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए। होता है ना कि आप कहीं से क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, जल्दी जल्दी आपने देखा अरे यार यहाँ पे भीड़ क्यों लगी हुई है, लेकिन आप रुके नहीं, आप चलते चलते ही सोच रहे हो कि अब क्या हो गया यार, अब क्या मैटर है। उसे पता था यहाँ पे हमेशा बुरी खबर लगती है, तो वो कहते हैं कि यार अब क्या हो गया, अब क्या मैटर है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मुद्दा है, अब क्या बात है, अब क्या इशू है। ठीक है, आगे। Then as I hurried by, as I could go, the blacksmith watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, bub. You'll get your school in plenty of time." अब, then as I hurried by as fast as I could go, मैंने फिर उतनी जल्दी करी जितनी जल्दी मैं कर सकता था। भागा मैं कि मैं हो गया हूं आज स्कूल के लिए लेट, राइट। तो मैं भागा, बहुत जोर से भागा, जितना ज्यादा तेज मैं भाग सकता था, जितनी जल्दी कर सकता था, उतनी जल्दी मैंने किया। द ब्लैकस्मिथ, वहां पर था एक लोहार, वॉचर नाम था उसका। हु वॉज देयर, जो कि वहां था, विद हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मतलब अपने एक चेले के साथ, प्रशिक्षु मैंने यहां लिखा है, जो उसे काम सिखा रहा होगा। आप अगर साधारण भाषा में लिखना चाहो तो चेला लिख लो। क्या लिखोगे? अपने चेले के साथ। ठीक है, आगे। रीडिंग द बुलेटिन, क्या कर रहा था वो वहां पे? बुलेटिन पढ़ चुका था, मतलब जो समाचार आया था वो पढ़ चुका था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे आवाज लगाई। कॉल्ड बुलाना, आवाज लगाना। डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। अब वो बब मतलब यहां पर क्या है? जैसे अपन बोलते हैं अरे लड़के आराम से जा, कोई ज्यादा जल्दी नहीं है, वैसे ही वहां पर उसने उसको बब बोला कि डोंट गो सो फास्ट। कह रहा इतनी जल्दी मत जा लड़के। यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तू अपने स्कूल पहुंच जाएगा थोड़े ही समय में। ऐसा उसने यहां पर क्यों बोला? ऐसा उसने बेटा यहां पर इसलिए बोला क्योंकि वो बुलेटिन बोर्ड पे जो समाचार था वो पढ़ चुका था और अब उसे खबर पता थी कि इतना जल्दी स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको नहीं बताऊंगी कि वहां पर चीज थी क्या,
वहां पर समाचार था क्या? जब चैप्टर में आएगा तब जानेंगे। I thought he was making fun of me. मैंने सोचा मेरा मजाक उड़ा रहा है। Making fun of me, मजाक उड़ा रहा है, तो वो मुझे लगा कि मेरा मजाक उड़ा रहा है। And reached M. Hamel's little garden all out of breath. और बेचारा कुछ ऐसे हाफते हाफते एम हैमिल का जो बगीचा था, स्कूल के बाहर उन्होंने एक बगीचा बनाया हुआ था, वहां पर वो पहुंचा और वो हाफ रहा था। सांस चढ़ रही थी उसकी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी आया था ना वो, इसलिए वो हाफ रहा था। ठीक है, आगे क्या होता है देखते हैं। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल। कह रहा है आमतौर पर, यूजुअली आमतौर पर, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, हमेशा क्या होती थी? एक बहुत ज्यादा भयंकर हलचल होती थी, राइट? विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि सुनी जा सकती थी बाहर की गली में। यार ऑब्वियस सी बात है, आप सुबह सुबह स्कूल जाते हो, जब तक आप अपनी क्लासेस में नहीं होते, स्कूल में अलग ही शोर होता है। कहीं पे डेस्क का शोर, कहीं पे है ना बच्चों के चिल्लाने का शोर, बातें करने का शोर, अलग अलग तरीके के शोर आपको सुनाई देते हैं। और अगर वो किसी गली में है स्कूल, तो गली में पता चल जाता है भाई स्कूल चालू हो गया, मतलब बच्चे आ गए स्कूल में, है ना। यही हुआ वहां पे भी। कह रहा है कि रोजाना स्कूल में इतनी हलचल होती थी कि बाहर गली तक आप सुन सकते हो। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, किस चीज की आवाजें आती थी? बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है इस पैराग्राफ से कि स्कूल में उस दिन क्या क्या हो रहा था, जो अक्सर, मतलब कि उस दिन स्कूल में क्या हो रहा था जो अक्सर हुआ करता था। क्या वैसा ही स्कूल उस दिन था जिस दिन हमारा जो नैरेटर है वो हाफता हुआ पहुंचा, या कुछ बदलाव थे? तो ये आपको सबसे पहले बताना होगा कि आमतौर पर स्कूल में हलचल होती थी, डेस्क के खोलने बंद करने की आवाजें आती थी। आप होते हो ना, आप अपनी बेंच पे जाके बैठते हो, बेंच खिसकाते हो पीछे वाली, बैग रखते हो, फिर उसको आगे करते हो, तो वो आवाज तो होती है ना उन सब चीजों की, तो वही आवाज हो रही थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, बच्चे क्या कर रहे थे? वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। कुछ बच्चों की ना आदत होती है, जब उन्हें कोई चीज याद करनी होती है और आसपास मान लो आपकी बहुत ज्यादा शोर है, वो ऐसे कान पे हाथ रख के करते हैं ताकि आसपास की चीजें सुनाई ना दें और उन्हें अच्छे से चीजें समझ में आ जाएं। तो वही कर रहे थे, वो क्या कर रखे, कान पे हाथ लगा रखा बच्चे ने ऐसे करके, और बच्चे क्या कर रहे थे? अपने चैप्टर्स रिवाइज कर रहे थे। ठीक है, ताकि वो बेहतर तरीके से समझ पाए, क्योंकि स्कूल में बहुत ज्यादा शोर होता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और हमारे जो टीचर हैं, जो अध्यापक हैं, उनका ग्रेट मतलब कि बड़ा सा महान एक स्केल, रूलर क्या होता है? स्केल। देखो ना टीचर के हाथ में स्केल है, अक्सर पिटाई करने के लिए, कौन है जो आज पढ़ाई नहीं करके आया, होमवर्क कौन नहीं करके आया, कॉपीज निकालो, ये चीजें होती है ना स्कूल में। टीचर भाई बढ़िया अपने लंबे स्केल के साथ, डेस्क होती है, जो बेंच होती है, जो टेबल होती है, उसके ऊपर उनको मारने की आवाज आ रही थी। क्यों? चुप करवाने के लिए, बच्चों को शांत करने के लिए। तो वो अपना रूलर, अपना स्केल जो है टेबल पर मार रहे थे ताकि बच्चे शांत हो जाएं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। अब ये उसने कब बताया कि आमतौर पर स्कूल ऐसा होता था कि डेस्क की आवाज आती थी, बच्चों के चैप्टर रिपीट करने की आवाज आती थी, टीचर के स्केल को टेबल पर मारने की आवाज आती थी। लेकिन बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, कि आज सब कुछ बिल्कुल स्थिर था। स्टिल मतलब बिल्कुल स्थिर था। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. कह रहा है यहां पे कि I had counted on the commotion. मैंने क्या सोचा था? Counted on का मतलब है मैंने विश्वास किया था,
मैं इस भरोसे पे आया था कि शोरगुल होगा स्कूल में, तो मैं टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के दिखे चुपचाप अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाऊंगा। मैंने ये सोचा था, मैं तो आया ही शोरगुल के भरोसे था कि भाई बढ़िया शोरगुल मिलेगा स्कूल में, चुपचाप इधर उधर से निकल के मैं जाके अपनी डेस्क पे बैठ जाऊंगा। पर होता है ना किस्मत, आज तो ना रूल्स याद है पार्टिसिपल्स के, स्कूल में भी शांति है। अब जाऊं कैसे, अब कैसे जाऊं? बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। कह रहे लेकिन ऑफ कोर्स, बिल्कुल दैट डे, वो दिन, एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। कह रहे उस दिन तो होना ही था, उस दिन तो सब कुछ इतवार की सुबह जैसा। स्कूल रविवार को कैसा होता है, संडे को कैसा होता है स्कूल? कोई आवाज नहीं, कोई शोरगुल नहीं, बिल्कुल शांत। कह रहा है मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, स्कूल तो ऐसा होना ही था कि आज ही मुझे चुपचाप शोर में निकल के डेस्क पे बैठना था और आज ही बिल्कुल सन्नाटा होना था स्कूल में। कह रहे ऐसा तो होना ही था भाई। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। कह रहे थ्रू द विंडो, थ्रू द विंडो मतलब, थ्रू मतलब यहां पर है किसी चीज के आर पार देख पाना। तो कह रहा है मैं उस खिड़की के आर पार मैंने देखा, आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा, मेरे साथ जो पढ़ते थे, मेरे क्लास में मेरे साथ जो पढ़ते थे उनको देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, कह रहे वो सब अपनी अपनी जगह पे हैं, वो सब अपनी अपनी जगह पे हैं पहले से ही। भाई आज तो स्कूल शांत है, कोई दोस्त नहीं है कि चल तू और मैं साथ है तो दोनों को एक हिम्मत मिल जाएगी क्लास में एंट्री करने की, या दोनों साथ डांट खाएंगे तो थोड़ा कम असर पड़ेगा। आज तो सारे दोस्त भी स्कूल में पहले ही अपनी बेंचेस पे बैठे हुए हैं, अब मैं क्या करूं? एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन, और जो एम हैमिल थे वो क्या कर रहे थे? वॉकिंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे क्लास में चल रहे थे। विद हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। मान लो ये रूलर है, ये स्केल है, अपने यहां पे ऐसे दबा रखा था और ऊपर नीचे क्लास में लगातार चल रहे थे। अंडर हिज आर्म, यहां पे दबा रखा है अपना स्केल और ऐसे करके बिल्कुल वो चल रहे हैं ऊपर नीचे क्लास में। चिंतित लग रहे हैं थोड़े, है ना? इस तरीके से तो टेरेबल रूलर क्यों बोला? क्योंकि उसे पता है इस वाले रूलर से, इस स्केल से तो पिटाई हो सकती है, तो वो खौफनाक लग रहा था उसको। भयानक तो लगेगा जिस छड़ी से पिटाई होने वाली हो, राइट? तो वो उसे बहुत खौफनाक लग रहा था। कह रहा खौफनाक स्केल सर ने यहां पर ऐसे दबा रखा था और ऊपर नीचे चल रहे थे क्लास में। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। अब मुझे क्या करना था? आई हैड टू ओपन द डोर, कह रहा है मुझे दरवाजा खोलना ही खोलना था। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और अंदर जाना था, गो इन अंदर जाना था, बिफोर एवरीबॉडी सबके सामने। बहुत ज्यादा होता ना, कौन सी स्थिति होती है, एक परेशान कर देने वाली और एक बहुत एम्बैरस कर देने वाली घड़ी हो गई थी मेरे लिए। यू कैन इमेजिन, आप सोच सकते हैं, ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं इस चीज को। हाउ आई ब्लश्ड, कैसे मैं शर्म से लाल हो गया था। यहां पर ब्लश्ड वो नहीं है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ने प्रपोज किया, गर्लफ्रेंड के गाल लाल हो गए, ब्लश कर रही, शर्मा रही है, वो वाला ब्लश नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे शर्म से उसके गाल लाल हो गए, ठीक है। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। कह रहे हैं आप ना सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैं कितना ज्यादा शर्म से पानी पानी हो चुका था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना ज्यादा भयभीत था, डरा हुआ था, खौफ में था। क्योंकि टीचर सामने रूलर लेके, सारे दोस्त पहले से सीट्स पर, स्कूल में बिल्कुल सन्नाटा। ऐसे में जनाब को जाना है क्लास के अंदर,
एंट्री कैसे लेंगे आगे देखते हैं। बट नथिंग हैपेंड। M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." मतलब जो सोचा था कि एंट्री होगी तो एक्शन होगा, एक्शन तो नहीं हुआ। यहां पर तो M. Hamel बिल्कुल शांत, प्यार से एंट्री दे दी उसको। क्या बोले? बट नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। M. Hamel saw me and said very kindly. M. Hamel ने मुझे देखा। M. Hamel कौन है? इनके फ्रेंच टीचर। M. Hamel ने मुझे देखा and said very kindly, और कहा बड़े ही kindly मतलब प्यार से, बहुत प्यार से उन्होंने कहा। क्या कहा? Go to your place quickly, little Franz. जल्दी से अपनी जगह पर जाओ छोटे फ्रांस। प्यार से छोटे फ्रांस या बच्चे, है ना, ऐसे बोला कि जाओ अपनी सीट पे जाओ। We were beginning without you. कह रहे अरे हम तो तुम्हारे बिना शुरू करने ही वाले थे, जल्दी जल्दी से जाओ अपनी सीट पे जाओ बच्चे। कह रहा यार ये क्या, मैंने तो सोचा ही नहीं था। मैंने सोचा था आज तो बेटा तू गया, शर्म के मारे पानी पानी हो रखा था मैं। टीचर ने तो कुछ भी नहीं कहा, कोई असर ही नहीं। I jumped over the bench and sat down at my desk. मैं कूदा बेंच के ऊपर से और अपनी डेस्क पे जाके बैठ गया। Over the bench, बेंच के ऊपर से कूदा और जाके अपनी बेंच पे बैठ गया, डेस्क पे बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright. कह रहा है कि not till then, कह रहा है जब तक मैं अपने डर से थोड़ा सा बाहर आया ही था, मैं अपने डर से थोड़ा सा बाहर आया ही था, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. मैंने क्या देखा? मैंने देखा मेरे टीचर को had on his beautiful green coat. had on his मतलब पहना हुआ है अपना सुंदर हरे रंग का कोट, कुछ इस तरीके का, और अंदर एक फ्रिल वाली शर्ट, ऐसे होती है ना, फ्रिल बनी होती है वैसी शर्ट, अक्सर लड़कियां फ्रॉक पहनती है वैसी, उस तरीके की फ्रिल की यहां पे शर्ट पहनी हुई थी। His frilled shirt and the little black silk cap. फ्रिल वाली शर्ट अंदर, ग्रीन कलर का लंबा कोट और टोपी पहनी हुई थी उन्होंने सिल्क की, ब्लैक कलर की, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिसपे पूरे पे एम्ब्रॉयडर्ड कढ़ाई हो रखी थी। ठीक है? That he never wore except on inspection and prize days. और ये कपड़े उन्होंने कभी भी नहीं पहने थे, किसके अलावा? एक्सेप्ट अलावा, किस चीज के अलावा? या तो कोई निरीक्षण करने आता, आपको पता है ना स्कूल में जब इंस्पेक्शन वाले आते हैं, निरीक्षण करने आते हैं, हाय हाय स्कूल कितना साफ दिखता है उस दिन, बच्चे कितने बढ़िया तरीके से एकदम डिसिप्लिन में दिखते हैं, नाखून कटे हुए, शूज पॉलिश, ड्रेस एकदम अच्छे से साफ सुथरी, बाल बने हुए, राइट? वैसा ही वो लग रहा था। कह रहा कि सर तो ये ना अक्सर कभी कोई निरीक्षण वाले आते हैं या कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाला आता है तब करते हैं, ये ऐसी ड्रेस पहनते हैं, आज कैसे पहनी हुई है? अजीब अजीब चीजें हो रही है फ्रांस के साथ अभी तक। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. इसके अलावा, इसके साथ साथ पूरा जो स्कूल था वो कैसा दिख रहा था? So strange, बहुत ज्यादा विचित्र, and solemn, गंभीर, राइट? बहुत विचित्र और बहुत गंभीर दिख रहा था पूरा स्कूल, कि एकदम शांत है, कोई भी वहां पर, क्या कहते हैं हम, एकदम एक पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई आवाज नहीं है। कितनी सारी चीजें अब तक हुई चैप्टर के अंदर, राइट? आई होप आपको अब तक का चैप्टर समझ में आया होगा। अब जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया उस पे बेस्ड एक क्विज खेल लेते हैं, ठीक है? 2 सवाल होंगे, फटाफट से जवाब देना बेटा, ठीक है? क्विज का आपका सबसे पहला सवाल जो है वो ये रहा,
हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? हमारा ये जो चैप्टर है इसके ऑथर कौन है? सबसे पहला ऑप्शन है जेन ऑस्टिन, रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई भी नहीं, या अल्फोंसे डॉडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फोंसे डॉडे वॉज फ्रॉम विच कंट्री? जो अल्फोंसे डॉडे थे ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे? इंडिया, फ्रांस, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड? 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, सही जवाब बताइए क्या होगा? चलिए तो देखते हैं पहले सवाल का जवाब क्या होगा कि ऑथर कौन है हमारे द लास्ट लेसन के? अल्फोंसे डॉडे। आप सभी जानते हैं हम कितनी देर से बात कर रहे हैं इनके बारे में, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आपका था ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है ये फ्रांस से बिलोंग करते थे। ठीक है, भारत से नहीं करते, इंग्लैंड से नहीं करते, न्यूजीलैंड इनका तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो ये कहां से बिलोंग करते हैं? ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। अब मैं आपको बता देती हूं कि आज की जो क्लास है इसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, मैं आपको रिवाइज करवा देती हूं एंड देन मैं आपको होमवर्क दूंगी। वो होमवर्क के क्वेश्चंस आप करने की कोशिश कीजिएगा और फिर हमारी नेक्स्ट क्लास किस चीज पर होगी उसके बारे में जानेंगे। तो व्हाट डिड वी लर्न टुडे अबाउट द चैप्टर? चैप्टर के बारे में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी बेटा? हमने पढ़ा कि ये चैप्टर सेट किया गया था फ्रैंको प्रूशियन वॉर के समय में, जब फ्रांस और प्रूशिया का वॉर हो रहा था और फ्रांस हार गया था। उसके कारण वहां के जो लोग थे, वहां का जो समाज था, जो आम आदमी थे, उनकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आए, ये मैंने आपको बताया कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। राइट? हमने जब अबाउट द चैप्टर पढ़ा उसमें मैंने आपको बताया कि जो लैंग्वेज थी उसका बदलाव होने वाला था। एल्सेस और लॉरेन जो डिस्ट्रिक्ट थे ये दोनों ही प्रूशिया के हाथों में चले गए थे और अब इन दोनों ही रीजन में क्या पढ़ाई जाने वाली थी? जर्मन पढ़ाई जाने वाली थी। फ्रांस नहीं पढ़ सकते थे, फ्रेंच नहीं पढ़ सकते थे अब ये। राइट? दूसरी चीज हमने क्या देखी कि यहां पर नैरेटर है हमारे फ्रांस। वो एक बच्चा है जो स्कूल के लिए जल्दी कर रहा है ना, भाग रहा है, सुबह सुबह उसका मन नहीं है। टीचर ने उसको पार्टिसिपल्स के ऊपर एक बोला था चैप्टर याद करके आने के लिए, रूल्स याद करके आने के लिए। वो उसने करे नहीं थे तो कहीं ना कहीं उसका मन जो है वो भटक गया कि मैं आज क्या करता हूं, बाहर चिड़ियों के चहचहाने की अच्छी खासी आवाज आ रही है। ठीक है, या मैं कहूं कि जो प्रूशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे हैं। राइट? वो कह रहे हैं आज तो भाई बड़ा वार्म डे है, एकदम गर्म दिन है, क्यों ना बाहर चला जाए, क्योंकि उससे रिलेटेड तो हमें कुछ पता ही नहीं है, पार्टिसिपल्स का तो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो वो जैसे ही स्कूल के लिए जल्दी करता है और बुलेटिन बोर्ड के वहां से गुजरता है तो वो देखता है वहां पर कुछ खबर लगी है और बहुत भीड़ है। वो रुकता नहीं है, वो ये सोचता है क्या कि कुछ ना कुछ बुरी खबर ही है और मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। जब वो स्कूल जाता है तो वो देखता है कि स्कूल में बिल्कुल सन्नाटा होता है। अक्सर जिस तरीके की आवाज स्कूल में आती है जो कि गली तक सुनाई पड़ती है, आज वो नहीं थी। अब वो इसी भरोसे स्कूल आया था कि उस शोरगुल में वो क्लास में चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी स्कूल में नहीं था। वो जब क्लास में एंट्री लेता है उसे लगता है कि टीचर उन्हें बहुत ज्यादा डांटेंगे, लेकिन एम हैमिल उन्हें बहुत ही प्यार से क्लास के अंदर बुला लेते हैं। जैसे ही वो थोड़ा अपने इस डर से मुक्ति पाता है, थोड़ा डर अपने दिमाग से निकालता है, वो देखता है अपने टीचर को उस ड्रेस में जो वो अक्सर जब या तो स्कूल में कोई निरीक्षण करने वाला आता था या फिर कभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होता था, तब ही ऐसे कपड़े वो पहन के आते थे। और स्कूल उस दिन बहुत ही विचित्र, बहुत स्ट्रेंज और बहुत गंभीर लग रहा था। ये हमने बताया चैप्टर के बारे में। ऑथर के बारे में भी हमने जान लिया कि ये क्या करते थे, छोटी कहानियां लिखा करते थे, एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे। ठीक है, अब
कैरेक्टर्स कौन कौन से हमने पढ़े? हमने 3 कैरेक्टर्स अभी तक देखे हैं। एक है हमारे एम हैमिल, दूसरा हमारा फ्रांस है, और तीसरा कैरेक्टर है हमारा ब्लैक स्मिथ जिसका नाम था वॉचर। ठीक है, तो इन तीनों कैरेक्टर्स के बारे में, मतलब इन तीनों कैरेक्टर्स की आज की क्लास में एंट्री हो गई है। अब देखते हैं आगे इनका कोई और रोल है या नहीं। चलिए, तो हमारी आज की जो क्लास थी वो इतनी ही थी। ये है आप लोगों का होमवर्क, जिसमें 4 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल? क्वेश्चन नंबर 2, what was France expected to be prepared with for school that day? Question number 3, what did France notice that was unusual about the school that day? और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, what had been put up on the bulletin board? ये 4 सवाल आपको दिख रहे हैं। ये चारों ही सवाल आपको आपके होमवर्क में करने हैं। चलिए, तो हमारी आज की जो क्लास है वो यही खत्म होती है। आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी द लास्ट लेसन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। हम सारा चैप्टर डिटेल में लाइन बाय लाइन जैसा हमने आज शुरू किया वैसे ही पढ़ेंगे। मैं आशा करती हूं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आप इसी तरीके से डाउटनेट के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।